इस पर्टिकुलर जो वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीटी 365 देख लेंगे। तो दोनों वाले सेक्शन हम देख लेंगे। एक तो हम देखेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पीटी 365 है, और एक हम देखेंगे जो अपडेटेड पीटी 365 है, उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है जिसमें जनवरी फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को कवर कर रहा है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वीडियो है, और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रीलिम्स रिलेटेड मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा वो चैनल। आपको अगर इस चैनल की वीडियोस भी अगर अच्छी लग रही है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेटेड है आपका पीटी 365 है, अपडेटेड में उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। बस एक सेकेंड के। हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे टॉपिक वाइज टॉपिक चलते जाते हैं। तो अब जो हाईलाइटेड वर्जन है आप उसको अगर खोल लेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टेम सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो अब स्टेम सेल्स क्या होता है? ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनका कोई एक कैरेक्टर फिक्स नहीं होता है। जैसे कोई नॉर्मल जो सेल होता है फिर बाद में जाके लीवर सेल बन सकता है, वो आपका हेयर का सेल बन सकता है, या फिर लेट्स आइज का सेल बन सकता है, तो वो डिफ्रेंशिएटेड हो गया। लेकिन स्टेम सेल्स जो होते हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। वो मेनली दो तरीके के होते हैं। अब वो पहले वो देख लेते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक स्टेम सेल्स, जिसको एडल्ट स्टेम सेल भी कहता है, एक होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो ये जो होता है ये एम्ब्रियोज से लिया जाता है या फिर उसको लैब में जनरेट किया जाता है, कैन बी जनरेटेड इन लैब्स, ठीक है। और ये जो स्टेम सेल्स होता है जिसको हम लोग एडल्ट स्टेम सेल्स बोलते हैं, ये इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, नहीं तो प्लेसेंटा, ये सब से लिया जाता है। फिर बाद में उस पर कुछ ऑपरेशंस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह डालते हैं, कुछ टेम्परेचर कंडीशंस पे रखते हैं। उसके बाद उसका जो लेट से वो लीवर से लिया गया तो उस कुछ कंडीशंस पे रखेंगे, उसके बाद वो लीवर का जो नेचर है उस सेल का वो खो जाता है, वो नॉर्मल फिर स्टेम सेल बन जाता है और वो अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसमें अब एडल्ट से जो सेल ले रहा है उसको एडल्ट सेल से हम कैसे स्टेम सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है अब कैसे, उसमें एक यमनका जीन्स होता है, यामानाका जीन्स। तो अगर कोई भी एडल्ट सेल को यामानाका जीन्स के हम अगर नेबरहुड में लाते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, तो फिर एक्चुअली एडल्ट स्टेम सेल्स बनता है। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजी में इस पर्टिकुलर डिस्कवरी के लिए। उसके अलावा और डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होता है ना वो प्लूरीपोटेंट होता है, लेकिन जो एडल्ट स्टेम सेल्स होता है वो मल्टीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आपका प्लूरीपोटेंट है कि वो स्टेम सेल कोई सा भी सेल में बन सकता है। मल्टीपोटेंट मतलब कि वो कोई में नहीं लेकिन बहुत तरह के सेल्स में बन सकता है। और स्पेशलाइज्ड होता है तो आपको पता ही होगा, जैसे बोन मैरो स्पेशलाइज्ड सेल है। कुछ स्टिल सेल्स मल्टीपोटेंट होगा कि वो लीवर तो बन सकता है, लेट से वो किडनी का सेल तो बन सकता है, लेकिन लेट से वो आइज का सेल नहीं बन सकता है, तो वो मल्टीपोटेंट है। प्लूरीपोटेंट मतलब कुछ भी बन सकता है। तो जनरली जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होता है, लेकिन ये जो एडल्ट स्टेम सेल होते हैं ना वो एक्चुअली प्लूरीपोटेंट नहीं, एक्चुअली मेनली ये जो होते हैं मल्टीपोटेंट होते हैं। थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उसके अलावा एक ट्यूमोरिजेनिक पोटेंशियल होता है कि ट्यूमर्स वगैरह डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब स्टेम सेल्स में आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होता है उसमें ट्यूमर होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। बस ये हो गया डिफरेंसेस। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका यूज़ क्या क्या है स्टेम सेल्स का। तो स्टेम सेल थेरेपी पे ऑलरेडी 2017 में मेंस में सवाल आ चुका है। अब क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? अब आप ऐसे ही सोचिए कि जब हम स्टेम सेल्स बनाएंगे तो स्टेम सेल से एक नया सेल बन सकता है, एक नया टिश्यू बन सकता है, नया ऑर्गन बन सकता है, लेट्स से इवन इंडिविजुअल्स वगैरह भी बन सकते हैं। उसका क्लोनिंग में काफ़ी ज़्यादा आपका इस्तेमाल होगा। उसके अलावा आप देख लीजिए कि रीजनरेटिव मेडिसिन टू रिप्लेस लॉस्ट और डैमेज सेल्स दैट बॉडी कांट रिप्लेस नेचुरली, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, स्टेम सेल्स वो बना सकते हैं। उसके अलावा आपका अब क्या होता है कि अब कुछ डिजीज हो जाती है तो उसका सेल पे कुछ इंपैक्ट होता है, तो अब स्टेम सेल पे हम रिसर्च कर सकते हैं कि अच्छा किसी पैथोजन का स्टेम सेल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो एक अच्छा आइडिया लग जाएगा, एक मॉडलिंग हो जाएगी, डिजीज मॉडलिंग की स्टडी हो जाएगी, अच्छा कि डिजीज का क्या इंपैक्ट पड़ता है सेल से। तो उससे क्या होगा, फर्दर फ्यूचर में ड्रग डेवलपमेंट काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ये यूजफुल होता है। उसके अलावा बायोमेडिसिन एप्लीकेशन भी होता है।
अब टिश्यू इंजीनियरिंग वही हो गया, रिजनरेटिव मेडिसिन बनाना वही चीज़ है, रिपीटेशन है, ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प होगा, डिजीज मॉडलिंग में हेल्प होगा। अल्टीमेटली मतलब आप डिजीज मॉडलिंग कर लेंगे तो जिसकी वजह से ड्रग डेवलपमेंट में हेल्प होगा, रिजनरेटिव मेडिसिन बन जाएगी कि आप नए सेल्स बना लेंगे, टिश्यूज बना लेंगे। तो कोई अगर कैंसरस सेल है उसको हटा के हम नए जो रिजनरेटिव मेडिसिन से हम नए स्टेम सेल बनाए तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सब यूज़ हो सकता है। इवन काफ़ी जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल ये होता है स्टेम सेल थेरेपी, जैसे पर्टिकुलरली थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया आपको अगर हो गया। उसके अलावा यहाँ पे ना आप जर्म सेल और सोमैटिक सेल दोनों बना सकते हैं। अब जर्म सेल क्या होता है और सोमैटिक सेल क्या होता है, बेसिक बायोलॉजी का भी ये चैप्टर, अब ये न्यूज़ में क्यों आया था अब ये देख ले। तो ये तो हम देख लिए बेसिकली स्टेम सेल क्या होता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस है, इशूज़ क्या होते हैं। कि एक तो मतलब स्टेम सेल्स में क्या होता है, ट्यूमरोजेनिक पोटेंशियल होता है, ट्यूमर्स डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं फ्यूचर में। उसके अलावा डिज़ाइनर बेबीज़ वगैरह बनाया जा सकता है, ये सब कॉमन इशूज़ हैं विद स्टेम सेल्स। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक HIV का ट्रीटमेंट हो चुका है इस स्टेम सेल थेरेपी से। अब हुआ कैसे है वो हम देख लेते हैं। कहानी बस इतनी है कि बोन मैरो जो होता है ना, बोन मैरो में एक्चुअली ब्लड के डिफरेंट सेल्स बनते हैं। और एड्स में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वीक हो जाता है। तो पर्टिकुलरली इम्यून सिस्टम किसके वजह से होता है, WBCs के होता है, तो ये वीक हो जाता है। तो ये वीक हो जाता है तो ये वीक WBCs बन कहाँ पे रहा है, तो बोन मैरो में बन रहा है। तो बोन मैरो का जो सेल्स है उसको रिप्लेस करके हम दूसरा सेल्स लाते हैं स्टेम सेल्स के थ्रू। और नए सेल्स में क्या होता है ना, ये दिक्कत नहीं होती है, नए बोन मैरो के सेल्स ना अच्छे से WBCs बनाते हैं। तो अब अच्छे से WBCs बनाएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और जो HIV की जो प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 3rd% वॉज रिपोर्टेड बीइंग क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। और पहली बात, HIV और एड्स अलग अलग चीज़ है, हर HIV पॉजिटिव को एड्स नहीं होता है, ठीक है। और फिर उस तो आपका ये यही इसलिए न्यूज़ में था। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेम सेल थेरेपी से HIV का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये न्यूज़ में आ चुका है। तो अब इसको आप अगर स्टेम सेल थेरेपी पे क्वेश्चन आता है तो स्टेम सेल्स क्या है, क्या उसके डिफरेंट टाइप्स है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इशूज़ है, न्यूज़ में क्यों था, तो बस अब ये चीज़ हमने कवर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके अलावा अभी क्या था कि अब माइटोकॉन्ड्रियल DNA, अब यहाँ पे अब ये चीज़, हाँ, अब स्टेम सेल क्या है कि डैट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ड्रग इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और उसके अलावा एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस है फॉर स्टेम सेल रिसर्च, जो रिसेंट गाइडलाइंस है वो 2017 की है, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब फिर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियल DNA। अब होता क्या है कि जो DNA होता है आपका दोनों जगह होता है, न्यूक्लियस में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब डिफरेंस क्या होता है दोनों DNA में वो देख लीजिए। जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है ना, सर्कुलर शेप में होता है, और जो आपका न्यूक्लियस का DNA होता है ना, वो लीनियर शेप में होता है। दोनों डबल स्ट्रैंडेड रहेगा, उसमें कोई इशूज नहीं होंगे। और दोनों में जो बेस पेयर्स ATCG होता है ना, वो दोनों में ही होगा। उसके अलावा जो आप माइटोकॉन्ड्रियल DNA आप इनहेरिट करते हैं केवल मदर से, और लेकिन आप न्यूक्लियर DNA आप मदर फादर दोनों से आप इनहेरिट करेंगे। और न्यूक्लियर DNA में आपको प्रॉब्लम क्या होता है ना कि विथ टाइम वो डिग्रेड होते जाता है। लेकिन अगर आप माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करेंगे तो उसका डिग्रेडेशन काफ़ी स्लो होता है। जिनका एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो देखे होंगे कि निएंडरथल्स या फिर आप डेनाइसोवंस वगैरह के जब आप DNA की स्टडी करते हैं तो मेन फोकस, एक अच्छा फोकस आपका माइटोकॉन्ड्रियल DNA के स्टडी पे होता है। उसके बाद अब यहाँ पे आप यहाँ भी हुआ क्या, रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने DNA, जो माइटोकॉन्ड्रिया का DNA उसकी प्रोफाइलिंग को यूज़ करके कुछ विक्टिम की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश किया है। तो बस ये इसलिए न्यूज़ में था। अब दोनों के DNA में क्या डिफरेंस होता है वो हमने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं नैनो यूरिया। अब नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज़ है। अब ये आपका जो मेंस के एंगल में आपका नैनो टेक्नोलॉजी डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, उसके नैनो स्केल पे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, उसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, उसका स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन भी, एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद आपका हेल्थ इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, ये सब आप मेंस के एंगल से प्रिपेयर कर लीजिएगा। भाई न्यूज़ क्या है, नैनो यूरिया से रिलेटेड जो नैनो टेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन हो जाता है। नैनो यूरिया क्या है, नॉर्मल यूरिया होता है, नैनो यूरिया जो होगा यूरिया का नैनो पार्टिकल एक तरह से समझ लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, जब कोई भी पार्टिकल को आप लेट से 4 पार्ट में बांट दो तो ये छोटे छोटे पार्टिकल बढ़ जाएंगे। तो अब ठीक है, मास इसका और ये चारों का उतना ही है, लेकिन सरफेस एरिया ये 4 का बढ़ जाता है। तो अब जो नैनो यूरिया का जो सरफेस एरिया होगा ना, कॉम्बाइंड सरफेस एरिया, वो बढ़ जाएगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो उसके वजह से क्या होगा ना कि उस यूरिया का एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल या बाय प्लांट्स वो बेटर हो पाएगा। तो
बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय द प्लांट्स पॉसिबल हो पाएगा, तो फर्टिलाइजर की यूज़ इफिशियंसी बढ़ेगी, तो आपको कम फर्टिलाइजर ही डालना पड़ेगा, तो फार्मर्स के लिए कम कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद आप कम डालेंगे तो लेट से जो सॉइल जो डिग्रेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो वो वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर इवन नाइट्रस ऑक्साइड्स का भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ यूरिया, तो वो वाली प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व होगी। तो ये सब बेनिफिट्स होगा नैनो यूरिया का। अब क्या है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इनॉग्रेटेड द इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट एट योनला एंड फुलपुर इन उत्तर प्रदेश। सबसे पहला जो प्लांट बना था वो गुजरात में कलोल में बना था नैनो यूरिया का, एंड इट इज पैटेंटेड एंड सोल्ड बाय इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, अब नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक मिशन है नैनो मिशन, तो बस एक पता होना चाहिए। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ है, तो ये तो बताया एनर्जी में क्वांटम डॉट्स वगैरह हो गया, सीएनटीज वगैरह आपको पता होगा, कार्बन नैनो ट्यूब्स हो गया, ग्राफीन हो गया, एग्रीकल्चर में आपका नैनो यूरिया ही हो गया एक तरह से देख लीजिए, यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज में क्वांटम डॉट्स हो गया है। उसके बाद बायो रेमेडिसन, फाइटो रेमेडिसन में, वाटर ट्रीटमेंट में, बायो मेडिसिन में भी है, एक नैनो सबमेरिन्स वगैरह होता है, ड्रग डिलीवरी में आपको यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग स्टोरेज में भी है, टेक्सटाइल में भी है कि आपको जो स्वीट सोकिंग जो गया पसीना सोखने वाला भी आपका कपड़ा वगैरह डेवलप कर सकता है टेक्सटाइल सेक्टर में। हेल्थ कंसर्न्स हैं, एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं। अब ये तो नॉर्मल इशूज़ होता है टेक्नोलॉजी का कि स्किल्ड मैन पावर नहीं होगा, आईपीआर रिलेटेड इशूज़ वगैरह होंगे। इनिशिएटिव्स क्या क्या है, मेन जो इनिशिएटिव है मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इससे रिलेटेड जो सवाल था ऑलरेडी 2016 में पूछा गया, 16 में कॉम्बाइन सवाल पूछा गया था कि एप्लीकेशन क्या है, क्यों एक इमर्जिंग ये टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट के क्या क्या एफर्ट्स है, नैनो मिशन के बारे में पूछा गया था। उसके अलावा 2018-19 में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हेल्थ में पूछा गया था, हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर में पूछ लिया जाए। अब आईटी और कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, माइक्रो एलईडीज़ के बारे में। तो माइक्रो एलईडीज़ के बारे में ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम से क्लियर है कि माइक्रो एलईडी है, आप कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा, बस आप ओएलईडी से रिलेटेड ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। ये चेंज कर लेता हूँ लेट से इनका, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ना, तो उसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीडी, ओएलईडी और माइक्रो एलईडी। ओएलईडी में ऑर्गेनिक एलईडी होता है, माइक्रो एलईडी में इनऑर्गेनिक एलईडी होता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक एलईडी में कुछ खामी भी है कि ब्राइटनेस काफ़ी कम होता है, लाइफ स्पैन काफ़ी कम होता है। इस एंगल में माइक्रो एलईडी काफ़ी अच्छा है कि ब्राइटनेस भी अच्छा होता है, लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है, रिस्पॉन्स टाइम भी काफ़ी फास्ट होता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है, और सेल्फ इमिसिव डिस्प्ले होता है। इसमें भी सेल्फ इमिसिव होता है और ओएलईडी में सेल्फ इमिसिव डिस्प्ले होता है, लेकिन एलसीडी में बैकलिट डिस्प्ले होता है, ठीक है। ये आप टेबल को अच्छे से देख लीजिएगा। अब इस टेबल को अपने नोट्स में भी डाल लीजिएगा कि आपको थोड़ा जल्दी आसानी से याद आ जाए। अब हो सकता है कि सवाल जो आएगा बस अब यही टेबल देख लेंगे तो प्रीलिम्स का सवाल सॉल्व हो जाएगा। मेंस में अब इससे रिलेटेड सवाल आने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। क्वांटम कोहेरेंस के बारे में बात किया जा रहा है। कोहेरेंस क्या होता है, एक तरह से कि जब भी कोई वेव होती है ना, तो दो वेव का जब फेस अगर सेम होता है ना, तो बोलते हैं कि दोनों वेव कोहेरेंट है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है ना कि आप जो पार्टिकल होता है ना, हर पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव होती है, क्योंकि फिजिक्स का एक वेल नोन कंसेप्ट है वेव पार्टिकल डुअलिटी। हर पार्टिकल का एक रिप्रेजेंटेटिव वेव होता है और हर वेव का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल होगा। फॉर एग्जांपल लाइट वेव है तो उसका एक पार्टिकल फोटोन भी है, ठीक है। तो क्वांटम कोहेरेंस क्या है कि आप क्यूबिट है, क्यूबिट लेट से है तो उससे रिप्रेजेंटेटिव कोई वेव भी होगी, तो दो क्यूबिट की जो वेव है, दोनों वेव अगर सेम फेज में है तो उसको बोलेंगे कि हाँ क्वांटम कोहेरेंस हैज़ बिन अचीव्ड। तो बस ये चीज़ है। अब कोहेरेंस वगैरह, क्वांटम कोहेरेंस वगैरह यूज़ आपका क्वांटम डॉट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है, तो मेन 3 एप्लीकेशन होता है। ये मेंस पे आपका सवाल आ सकता है। रिसेंटली अभी 2 या 3 दिन पहले नेशनल मिशन ऑन क्वांटम साइंस या क्वांटम टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ है। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या क्या एप्लीकेशन, वो प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट आपके मेंस के लिए तो ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो मेन 3 एस्पेक्ट आपका है, क्वांटम कंप्यूटर्स, दूसरा आपका क्वांटम डॉट्स और तीसरा आपका है क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। अब क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या होता है कि 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है इंटैंगलमेंट, एक होता है सुपरपोजिशन। इन दोनों पे प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। प्रोसेसिंग पावर काफ़ी फास्ट होती है, स्टोरेज पावर काफ़ी ज़्यादा होती है उस पर्टिकुलर केस में। और क्वांटम कंप्यूटर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी दुनिया भर का टास्क को सबसे अच्छा कर लेगा नॉर्मल कंप्यूटर से। कुछ एरियाज, स्पेशलाइज्ड एरियाज में इट इज़ मच बेटर देन इवन थाउजेंड्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। बट वही क्वांटम कंप्यूटर को अगर आप बोल देंगे ना कि 25 + 25 क्या होगा, तो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी मच स्लोअर देन इवन योर कैलकुलेटर। तो ये चीज़ है, कुछ स्पेशलाइज टास्क को काफ़ी कम टाइम में काफ़ी एफिशिएंट वे में करेगा, लेकिन बाद बाकी टास्क को अच्छे से नहीं कर पाएगा।
उसमें नॉर्मल कंप्यूटर्स विल बी मच बेटर देन क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए स्पेशलाइज टास्क के लिए बनाया जाता है। उसमें क्यूबिट्स होते हैं, नॉर्मल बिट्स में क्या होता है, 0 1 होते हैं, और क्यूबिट्स क्या होता है, दैट इज द सुपर पोजिशन ऑफ 0 and 1। और इंटैंगलमेंट का मतलब क्या होता है कि इस बार आप ये पर्टिकुलर एरिया आप देख लीजिए, आप सुन लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2022 में जो नोबेल प्राइज मिला है वो क्वांटम इंटैंगलमेंट पे मिला है। तो क्वांटम इंटैंगलमेंट क्या है, तो वो प्रिंसिपल आपको समझ में आना चाहिए। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और आपका क्वांटम डॉट्स, ये चारों प्रिंसिपल आपको मैं बता देता हूँ यहीं पे। कोई खाली जगह है, ठीक है। तो आपका क्वांटम जो कंप्यूटर्स है, ये दो प्रिंसिपल हो गए, इंटैंगलमेंट और सुपरपोजिशन। इंटैंगलमेंट क्या होता है कि अगर दो पार्टिकल्स है, दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से लिंक है, तो हम बोलेंगे दोनों पार्टिकल्स इंटैंगल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फोटोन है, वो किसी फोटोनिक क्रिस्टल में जाता है और वो 2 फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो फोटोन और के बाद ये नया 2 फोटोन बन जाता है, तो अब पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व होगी और दोनों पूरे सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक सेकंड के, ये फोटोन है, ये 2 फोटोन में लेट से आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, तो एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी कंजर्व होगा। तो अब लेट से जो एनर्जी होती है ना, वो एच न्यू होती है। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी फोटोन की। अब इसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल जाएगी क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो अगर आपको एक की फ्रीक्वेंसी पता है तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी इंटैंगल्ड है। दिस इज कॉल्ड द क्वांटम इंटैंगलमेंट। तो क्वांटम वर्ल्ड में जो इंटैंगलमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्वांटम इंटैंगलमेंट। और जो क्वांटम वर्ल्ड जो आप अचीव करते हैं ना, वो नैनो स्केल पे करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आपके जो सिलेबस में है ना, तो उसमें ही एक्चुअली क्वांटम टेक्नोलॉजी आएगी। क्वांटम टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी कुछ डिफरेंट नहीं है। क्वांटम स्केल पे जब जाएंगे तो वही एक्चुअली नैनो स्केल पे ही क्वांटम प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलती है, क्वांटम टनलिंग आपको मिलेगी। अब नॉर्मली देखेंगे कि अब ये आपकी वॉल है, आपको इस वॉल के इस साइड जाना है तो आपको ऐसे ही जाना पड़ता है, लेकिन क्वांटम टनलिंग में वॉल के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन पास हो जाता है। अगर बैरियर का लेंथ छोटा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा वॉल के थ्रू भी। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटम टनलिंग। तो ये आपका क्वांटम वर्ल्ड में एक कंसेप्ट होता है। तो ये सब नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो स्केल पे ही पॉसिबल हो पाता है। अब इंटैंगलमेंट भी आपका नैनो स्केल पे ही पॉसिबल हो पाएगा। तो क्वांटम इंटैंगलमेंट समझ में आ गया। अब क्वांटम कंप्यूटिंग में ये इंटैंगलमेंट और सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या हो गया कि 2 स्टेट है, एक 0 स्टेट है और एक 1 स्टेट है। सुपरपोजिशन हो सकता है कि एक स्टेट ऐसा हो दैट इज लेट्स से 40% 0 एंड 60% 1, दोनों का एक सुपरपोजिशन हो, दोनों स्टेट का। तो इस तरह बहुत सारे क्यूबिट्स बन सकते हैं। क्यूबिट्स 2 नहीं होंगे, क्यूबिट्स इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो अब ठीक है, तो ये क्वांटम कंप्यूटर के बारे में कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। उसके अलावा एक आपका क्वांटम डॉट्स हो गया और आपका क्वांटम क्रिप्टोग्राफी हो गया। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में जब क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा, एक टॉपिक आएगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा स्प्लिट सा हो जाएगा। क्वांटम डॉट में बेसिकली क्या होता है ना कि हर डायरेक्शन में वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटम का कंसेप्ट क्या होता है ना बेसिकली कि एनर्जी लेवल्स जो होती है ना, वो क्वांटाइज्ड होती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो सकती है, नहीं तो इतनी हो सकती है, नहीं तो इतनी हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल आएगा ना, तो इतना जो एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन रिलीज कर देगा, तो एक फिक्स्ड वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा। तो क्वांटम डॉट्स का फायदा क्या होगा कि आपको किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का फोटोन चाहिए, बस उसी वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा। तो लेजर, तो स्पेसिफाइड वेवलेंथ का आपको फोटोन मिलेगा। तो आपको अगर लेजर प्रोड्यूस करना है किसी स्पेसिफाइड वेवलेंथ का, तो उसके लिए आपको क्वांटम डॉट्स की काफ़ी ज़्यादा जरूरत होगी। और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट लाइट सिस्टम है कि अगर आपको लाइट प्रोड्यूस करना है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का, तो एक वो काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम है, क्योंकि आपको दूसरे वेवलेंथ का आपको लाइट मिलेगा नहीं। जो आपको जिस वेवलेंथ का चाहिए उसी वेवलेंथ का लाइट आपको मिलेगा क्वांटम डॉट्स में। आपको अगर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का ऑप्शनल कहना तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप नेक्स्ट देख लेते हैं क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि डिजिटल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। ठीक है, ट्राई ने अभी कुछ कुछ नया कंसल्टेशन पेपर लॉन्च किया, बस आप ये देख लीजिएगा। ऑलरेडी डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है, बस इतना है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। क्योंकि एक बार अब प्रीलिम्स में सवाल आ गया था कि नेशनल सिड पॉलिसी नहीं है बीच की, अब वो है एक्चुअली। तो एग्जिस्ट करती है कि नहीं इस नाम की पॉलिसी, बस वही पता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ब्रॉडबैंड का डेफिनेशन चेंज किया जा रहा है। अब उसमें
पहले क्या होता था, कनेक्शंस विथ 515 केबीपीएस वेयर कॉल्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब उसको 2 एमबीपीएस का ही अगर स्पीड हो तभी उसको हम ब्रॉडबैंड कहेंगे। इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ 2 एमबीपीएस। इससे कम हो तो उसको हम ब्रॉडबैंड अब नहीं कहेंगे, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है। अब ये क्या है कि अब एआई में अब क्या कर रहे हैं कि अब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट से, तो अगर हिंदी में आपको एलेक्सा जैसी मशीन उसको ट्रांसलेट करके बोलेगी भी, तो उसमें अब लैंग्वेज की स्टडी करना और फोनेटिक्स की स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ से रिलेटेड ये स्टडी है। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क्स आपका डीप लर्निंग में कंसेप्ट आता है। अब एआई, एमएल और डीएल में क्या डिफरेंस है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो जब एक टॉपिक आएगा पीटी 365 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेप्थ में, जनरेटिव एआई क्या है ये सब, तो उसमें इन तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे। तो उसी में डीप लर्निंग एक्चुअली में ही एक न्यूरल नेटवर्क्स आता है। एक्चुअली होता क्या है कि ये एआई है, एआई का सबसेट है मशीन लर्निंग और उसका भी सबसेट है डीप लर्निंग। तो क्या डेफिनेशन है एआई का, एमएल का, डीएल का, तो ये आपको पता होना चाहिए। इवन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस किस चीज़ पे बेस्ड था वो भी आपको पता होना चाहिए। भाषिनी मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो अब ये यूपीआई इकोसिस्टम को और लोकल लैंग्वेज में लाने से रिलेटेड है। यूएसबी का क्या है कि अभी क्या हर तरह का आपको पोर्ट मिल जाता है, तो अब केवल टाइप सी ही पोर्ट को यूनिवर्सलाइज किया जाए इंडिया में, तो ऐसा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की चाहत है। डेटा एम्बेसीज क्या होता है कि अब जैसे आप डेटा स्टोर करके आप कंट्री में ही रख रहे हैं, लेट से उस पर अटैक हो जाए तब तो सारा डेटा ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो आप कुछ कॉपीज उसकी बना के रखोगे, अपने कंट्री में भी रख सकते हो या दूसरे कंट्री में भी रख सकते हो, तो उसी को हम डेटा एम्बेसीज कहते हैं। तो यूनियन बजट 2023-24 ने एक डेटा एम्बेसी कहाँ बनाने की बात की है? गिफ्ट सिटी में। अब गगनयान के बारे में है, तो गगनयान के बारे में आप देख लीजिए, अभी तक लॉन्च ऐसे पहले जो टारगेट था 2022 या 24 था, अब वो टारगेट एक्चुअली बढ़ गया। 2025 से पहले तो लॉन्च नहीं कर पाएंगे हम गगनयान मिशन। अब इसमें है क्या क्या, अब ये देख लीजिए, क्रू मॉडल है जिसमें बैठेंगे, एक और अब एक सर्विस मॉड्यूल है जिसमें पावर सिस्टम्स वगैरह रहेगा, दोनों मिला के हम लोग उसको ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या भेजेंगे कि एक अनक्रूड फ्लाइट होगा, वो 2023 या 24 में होगा। उसके बाद व्योममित्र नाम का एक हम रोबोट भेजेंगे, ह्यूमनॉइड होगा। उसके बाद फाइनली हम ह्यूमंस को भेजेंगे जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ट्रेन कर रहा है रसिया की मदद से। और उसके अलावा जो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो उसका नाम व्योमनॉट्स रखा जाएगा। जैसे इंडिया से जो भी एस्ट्रोनॉट्स उसको, जैसे यूएस का एस्ट्रोनॉट को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, रसिया उसको कॉस्मोनॉट बोलता है, चाइना उसको टाइकोनॉट बोलता है, हम लोग उसको व्योमनॉट्स बोलेंगे। व्योमनॉट्स, व्योम मतलब ही होता है आसमान, आकाश। अब इसरो 1969 में बना था, इसका जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम क्या था? इनकॉस्पार। उसके अलावा विक्रम भाई स्पेस सेंटर का है, तिरुवनंतपुरम में है। फिर उसके बाद सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर जो है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, वो अहमदाबाद में है। श्रीहरिकोटा में लॉन्च फैसिलिटी है, ये सब आपको पता ही होगा। उसके अलावा एक स्पेस कमीशन होता है जिसका चेयरमैन, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी कौन होता है? इसरो का चेयरमैन। इसरो का चेयरमैन स्पेस कमीशन का भी चेयरमैन होता है और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी भी होता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का मिनिस्टर कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और ये 10,000 करोड़ का मिशन था, और ये लगभग हफ्ता भर, जब व्योमनॉट्स जाएंगे तो ये एक हफ्ता के आसपास रहेगा, और 1,000 किलोमीटर ऊपर जाएगा, एक हफ्ता के आसपास रहेगा, और 4-5 यहाँ पे व्योमनॉट्स जाएंगे। अब ये 2026 के आसपास ही फाइनल जो मिशन है वो पॉसिबल हो पाएगा। अब चंद्रयान 3 लॉन्च करने की बात चल रही है। अब चंद्रयान 2 कौन लॉन्च किया था? जीएसएलवी लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 भी जीएसएलवी लॉन्च करेगा, अब इसी ईयर में लॉन्च करने की बात चल रही है। अब चंद्रयान 1 तो ठीक है, उसमें केवल आपका ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था। लैंडर और रोवर का कोई काम ही नहीं हो पाएगा क्योंकि जो क्रैश लैंडिंग हो गई थी विक्रम रोवर की। उसके बाद चंद्रयान 3 में ना आपका ऑर्बिटर नहीं होगा, केवल लैंडर और रोवर होगा, ठीक है। उसके अलावा यूएसएसआर के क्या क्या मिशंस हैं? ल्यूना 1, ल्यूना 2, ल्यूना 3 वगैरह है। यूएसए के ल्यूनर ऑर्बिटर 1 है, अपोलो है, अभी आर्टेमिस भी भेज रहा है। जापान का हिटेन है, चाइना का चांगी 1 है, और इजराइल का बेरेशीट है, ठीक है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे लॉन्च कहाँ पे करेंगे? तो ये जो रोवर है उतरेगा कहाँ पे चंद्रयान 3 का? तो डेट इज ऑन द साउथ पोल। अब साउथ पोल, मून के हम साउथ पोल पे क्यों उतारते हैं? क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो कौन कौन मिनरल्स मून पे मिलते हैं तो वो पता चल पाएगा। और वहाँ के क्रेटर्स के, साउथ पोल के क्रेटर्स से ये पता चल पाता है कि
जो अर्ली सोलर सिस्टम कैसे बना था, मून कैसे बना था, तो ये सब के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा वाटर आइस भी वहाँ पे मिलता है, आइस क्रिस्टल्स वहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब रीज़न है कि अब साउथ पोल इतना इंटरेस्टिंग एरिया है मून का। उसके अलावा जो चंद्रयान 1 मिशन था उसमें डिटेक्शन ऑफ वाटर पॉसिबल हो पाया था। अब यहाँ पे चंद्रयान 2 में क्रैश लैंडिंग हो गई थी विक्रम लैंडर की, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है। अब वोल्केनिक रॉक ऑन मून मिलता है, तो उसको हम यहाँ पे तो भी ये कुछ खास है नहीं, बस अगर देखने का मन होगा तो हाईलाइटेड पोर्शन आप देख लेना। अब निसार के बारे में देख लेते हैं। ये एक सिंथेटिक राडार टाइप सैटेलाइट है। इंडिया का इसरो और यूएस का नासा दोनों मिलके इसको बनाया है। तो कुछ पार्ट नासा ने बनाया, कुछ पार्ट इसरो ने बनाया है, और इसको लॉन्च करेगा इसरो करेगा। नासा ने अपना जो पार्ट बनाया वो बना के इसरो को दे दिया है। अब इसरो अपना पार्ट बना के फिर फाइनली भी लॉन्च करेगा। लॉन्च किससे करेगा? तो GSLV से करेगा। तो नासा ने क्या बनाया है एक्चुअली? L बैंड बनाया है, और इंडिया इसरो S बैंड बनाएगा। ठीक है। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा जब ये सैटेलाइट भेजा जाएगा। इसको इंडिया ही लॉन्च करेगा अपने GSLV से। 2024 में ही लॉन्च करने की बात है अभी। और क्या क्या इसका काम होगा? तो मेनली होगा क्रायोस्फीयर के ट्रैकिंग के लिए, रिसोर्स मतलब एक तरह से ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का भी काम करेगा, ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में भी हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी डिफरेंट कंट्रीज़ के कोऑर्डिनेशन के साथ सैटेलाइट भेजा गया। जैसे मेदा ट्रॉपिक्स जो था इंडिया फ्रांस का था, सरल भी इंडिया फ्रांस का था, ल्यूपेक्स इंडिया जापान का होने वाला है, साउथ पोल पे भेजा जाएगा मून मिशन है। तृष्णा इंडिया फ्रांस का होने वाला है। ठीक है। हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। ठीक है। अब इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया है तमिलनाडु से। हाइब्रिड इसलिए क्यों है? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड स्टेज दोनों यहाँ पे, दोनों जो फ्यूल जो होगा ना आपका, वो मिक्स होगा। ठीक है, पहला है। अब साउंडिंग रॉकेट्स काफ़ी पहले भी भेजा गया है। सबसे पहले इंडिया भेजा था, यूएस से लिया था नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट, उसको इंडिया भेजा था। और साउंडिंग रॉकेट्स का काम क्या होता है? उसके बाद इंडिया ने अपना भी बनाया था 1960s में। फिर रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स इंडिया भेजने लगा, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद साउंडिंग रॉकेट्स का काम क्या होता है कि काफ़ी साउंड क्रिएट करता है और ऊपर जाता है, और अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए हेल्पफुल होता है। अभी फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट भेजा गया है, तमिलनाडु से लॉन्च हुआ है। हाइब्रिड इसलिए क्योंकि सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट उसमें दोनों यूज़ होगा। जुपिटर के सबसे ज़्यादा मून्स है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है। उसके अलावा ये आपका मेटेरॉइड, ये कंसेप्ट आपको पता ही होगा। जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जो छोटे एस्ट्रॉइड हुए, एक तरह से समझ लो वही आपका मेटेरॉइड्स हो गया। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो मेट्योर्स हो जाता है, और जब वो अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक कर जाता है तो मेट्योराइट हो जाता है। ठीक है। बाद बाकी ये सब में ना आप हाईलाइटेड वर्जन पढ़ लीजिएगा। अब ये शुक्रयान 1 इंपॉर्टेंट है। 2031 में इंडिया वीनस पे भी मिशन भेजने की कोशिश कर रहा है। और इसरो के जो आने वाले मिशन हैं कौन कौन से? एक तो अभी चंद्रयान 3 आएगा, उसके अलावा अभी मंगलयान 2 भी भेजा जाएगा। बाद में 2030 के आसपास मंगलयान 3 भी आएगा। फिर उसके बाद एक आदित्य L1 है। फिर उसके बाद ये शुक्रयान है। 2030 तक स्पेस स्टेशन भी भेजना है। फिर एक गगनयान है। फिर अभी ये नासा के साथ ये निसार है। तो ये सब इंपॉर्टेंट अभी आने वाले मिशन है। चंद्रयान 3 ये 2024-25 में ही हो जाएगा, और इवन मंगलयान 2 भी 24-25 में हो जाएगा। मंगलयान 3 2030 में होगा। गगनयान भी अब 26 के आसपास होगा। आदित्य L1 अब शायद से इस साल या अगले साल है। शुक्रयान 2031 में। स्पेस स्टेशन 2030 तक इंडिया का प्लान है। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। IIT मद्रास का भी उसमें रोल रहा था। सेमी क्रायोजेनिक है वो। ठीक है। अब ट्रांस फैट के बारे में देख लीजिए। अब ट्रांस फैट क्या होता है? सबसे पहले जो फैट होता है, एक तो सैचुरेटेड फैट होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड हो गया क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में। अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है ना, वो हेल्दी फैट होता है, मोर हेल्दी देन सैचुरेटेड फैट। आपको सैचुरेटेड फैट घी वगैरह में मिल जाएगा, अनसैचुरेटेड फैट वो ऑलिव ऑयल वगैरह में आपको मिल जाएगा।
अब देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट में भी ना दो तरह के फैट होते हैं, एक होता है सिस फैट, एक होता है ट्रांस फैट। जो ट्रांस फैट होता है ना वो मेनली अनहेल्दी फैट होता है, सिस फैट जो होता है हेल्दी फैट होता है। तो हेल्दीएस्ट फैट कौन सा हो गया? सिस अनसैचुरेटेड फैट्स। जैसे ओमेगा 3 आप पढ़ते होंगे फिश वगैरह में मिलता है, तो ओमेगा 3 उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कार्बन का जो चेन होता है ना, तो उसमें जो डबल बॉन्ड आता है वो आपका थर्ड कार्बन पे आता है, तो इसलिए उसको ओमेगा 3 बोलते हैं। उसी तरह ओमेगा 6 और ओमेगा 9 फैट्स भी सब हेल्दी एसेंशियल फैट्स है। उसके अलावा अब ट्रांस फैट के नेचुरल सोर्सेस भी, ये अनहेल्दी है तो नेचुरल सोर्सेस भी हैं और इसके इंडस्ट्रियल सोर्सेस भी हैं। नेचुरल सोर्सेस कहाँ है? ये एक्चुअली काउ या शिप के मीट में भी मिलता है, और पार्शियल जब हाइड्रोजनेटेड ऑयल इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं तो भी ट्रांस फैट मिल जाता है। अब ये अनहेल्दी क्यों होता है? क्योंकि अब ये जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो उसमें क्या होता है, जो आर्टरीज होता है ना, तो उसके साइड्स में ये ब्लॉक होते जाते हैं, यहाँ पे चिपकते जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि ब्लड के जाने के लिए एरिया कम हो जाएगा, तो अब ब्लड फास्ट मूव करने लगेगा, तो हाइपरटेंशन होगा, कभी कभी नहीं जा पाएगा तो ब्रेन में ब्लड, तो वो स्ट्रोक हो गया। बहुत स्टडीज़ बोली है कि एलडीएल उससे बढ़ जाता है जो, और एचडीएल कम हो जाता है। एलडीएल जो होता है लो डेंसिटी आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हाई डेंसिटी। एचडीएल ज़्यादा होना चाहिए, एलडीएल कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ट्रांसफैट एलडीएल को बढ़ा देता है, एचडीएल को कम कर देता है। डायबिटीज़ टाइप 2 से भी रिलेटेड है ये। देखा गया कि जिन जो ट्रांसफैट ज़्यादा खाते हैं तो डायबिटीज़ होने का चांस भी ज़्यादा होता है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह होने का भी चांस ज़्यादा होता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो अब WHO की एक रिप्लेस स्ट्रैटेजी है किस चीज़ से रिलेटेड, की इस ट्रांसफैट को हटाने के लिए। अब इंडिया में क्या किया है, और एक्चुअली में इंडिया में क्या लिमिट है कि, अब इंडिया से पहले देख लेते हैं कि कितना लिमिट होना चाहिए। तो एक्चुअली आपको पर डे 2.2 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा आपको ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए। दैट इज 2.2 ग्राम क्या हो गया आपका? वो फैट लगभग 1% ऑफ द टोटल एनर्जी इनटेक। आप अगर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना तो आपको 4 किलो कैलोरीज मिलती है, प्रोटीन्स लेते हैं तो भी 4 किलो कैलोरीज मिलती है, आप फैट लेते हैं तो आपको 9 किलो कैलोरीज मिलती है। तो आप देख लिया, आप 2.2 ग्राम आप ले रहे हो, डेट मीन्स आप लगभग आप 20 कैलोरीज ले रहे हो, किलो कैलोरीज ले रहे हो। 20 किलो कैलोरीज मतलब 2000 किलो कैलोरी डाइट का 1% हो गया। तो ये आपका ट्रांस फैट का लिमिट है जो WHO ने सेट किया है। इंडिया में फसाई ने क्या बोला है कि जितना फैट का मास लेते हो उसका पहले 5% था, फिर 2021 में उसको 3% तक कर दिया गया, और 2022 आते आते उसको 2% तक ही रहना है फैट्स में, तभी फसाई का आपको FSSAI का आपको सर्टिफिकेशन मिल पाएगा। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स है। तो ट्रांस फैट है क्या, कहाँ कहाँ मिलता है, क्या दिक्कतें होती है, WHO की क्या स्ट्रेटजी है, क्या सेफ लिमिट है WHO का, इंडिया में क्या फसाई का नॉर्म्स है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांस फैट के बारे में आपको पता होना। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस कौन कौन सी है, तो आप बस वो नाम देख लीजिएगा बस, ठीक है। उसमें 10-11 डिजीज में सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही है, ठीक है। फलेरिया है, डेंगू है, लेप्रोसी है, लिस्मानिया है, कालाजार है, रेबीज़ है। कुछ कुछ इंडिया ने उसको एलिमिनेट भी कर दिया, जैसे गिनी वॉर्म है, आपको ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा आँख में होता है, मेरे ख्याल से बैक्टीरिया की वजह से होता है। यॉज को भी एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। WHO की पैंडेमिक ट्रिटी, अब WHO ने सही से कोविड पैंडेमिक को टैकल नहीं कर पाया था, तो एक नई पैंडेमिक ट्रिटी आने वाली है, तो उसका जीरो ड्राफ्ट आ चुका है। उसके अलावा एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है 2005 का, उसी के तहत पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC WHO डिक्लेयर करता है, तो उसमें भी कुछ कुछ चेंजेस लाने की बात अभी चल रही है। वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, अब होता क्या, दो तरह का आपका पोलियो वायरस होता है, एक होता है ऑरल पोलियो वैक्सीन, एक होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ऑरल में क्या होता है ना कि लाइव हम वायरस डालते हैं, लेकिन वो जो होता है कमजोर होता है, वीकनेड होता है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि बाद में चल के वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस आपको हो जाए, कि वही जो वीकनेड वायरस था वो स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में क्या होता है ना, एक्चुअली आपको डेड एटीन्यूएटेड आपको वायरस दिया जाता है। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस आपको आपके बॉडी में नहीं आ पाएगा, क्योंकि डेड वायरस आपको मिल रहा है। और लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ऑरल पोलियो वैक्सीन में आपको ड्रॉप्स डाला जाता है मुंह में, लेकिन IPV में क्या होगा, इंजेक्शन देना होगा, वैक्सीनेशन होगा इसका, ठीक है। अब कुछ कुछ जो यहाँ पे डिजीज है ना, बस आप ये देख लीजिएगा, UPSC आपको जो ट्रैप करता है ना कि वो वायरस के द्वारा होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल निमोनिया, वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आपका लेट्स से ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है, ये भी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, ठीक है। ये आपका
मॉस्किटोज़ के द्वारा ये फैलाया जाता है मेनली, ठीक है। मीजल्स रूबेला ये आपका वायरस के द्वारा होता है। अब मिशन इंद्रधनुष में भी कौन कौन कवर है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नोरो वायरस अभी फैला था, केरला में फैला था, ठीक है। और उसके अलावा एल्जाइमर्स डिजीज़, अब ये मेमोरी लॉस वगैरह होता है ओल्ड एज में पर्टिकुलरली। अब एक नई ड्रग निकली है इस नाम की, जो उसको एफडीए ने अप्रूव कर दिया है। XBB 1.5 क्या है, एक नया वेरिएंट था जो गुजरात में मिला था। दार इस सलाम डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, एंडिंग एड्स इन चिल्ड्रन। ई संजीवनी एक तरह से समझ लीजिए टेलीमेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। अब इम्यून इम्प्रिंटिंग की वजह से बायोवेलेंट बूस्टर थोड़ा इनफेक्टिव सा हो रहा है। बायोवेलेंट बूस्टर में क्या होता है, जैसे बूस्टर डोज तो आपको कोविड का समझ में आ गया होगा। बायोवेलेंट क्या है कि उसमें कोविड के 2 स्ट्रेन्स डाले जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखा गया है कि इम्यून इम्प्रिंटिंग की वजह से क्या होता है ना कि बायोवेलेंट उतना इफेक्टिव रहता नहीं है। इम्यून इम्प्रिंटिंग क्या हो कि आपको लेट से पहले भी एक डोज मिला था या बूस्टर डोज मिला था, तो उसकी लेट से मेमोरी भी आपके बॉडी में रहती है कि वो जब आपको वैक्सीन मिला था तो उसमें आपका ये स्ट्रेन आया था तो बॉडी ने इस तरह से रिएक्ट किया था। तब होता क्या है ना कि अगले बार जब बायोवेलेंट बूस्टर मिलता है ना तो बॉडी पिछले बार की तरह रिएक्ट करने लगती है। तो उसके वजह से जो नया आपको बायोवेलेंट बूस्टर मिला है ना तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। जैसे होता है ना कि अब लर्निंग एंड अनलर्निंग करनी है, तो अब जैसे नहीं कहते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता है उसको आप अच्छे से पढ़ा लोगे, इसको सब कुछ आता है तो उसके लिए तो उसको पढ़ाने क्या, जिसको आधा अधूरा आता है ना उसको समझाना बड़ा दिक्कत होता है। वो कुछ गलत भी उसको पता होगा, कुछ उसको सही भी पता होगा। तो वही चीज़ हो जा रही है बायोवेलेंट वैक्सीन में। आप एक तरह से अगर लूज तरीके से आपको मैं अगर बताऊँ, लीड पॉइजनिंग, अब नीति आयोग ने कुछ कुछ रिपोर्ट यहाँ पे कंडक्ट की है कि लीड की दिक्कत है वाटर में। अब यहाँ पे मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स है, तो इसमें आप ड्रोन्स, इंडिया के कुछ कुछ जो ड्रोन्स है डीआरडीओ के, लक्ष्य, निशांत, तपस, रस्टम, ये सब नाम आपको याद होना चाहिए। इजराइल से ले रहे हैं सर्चर, हेरोन, कुछ आपका ये सब डिफेंस सिस्टम है आपका अगेंस्ट द ड्रोन्स। डीआरडीओ ने बनाया D4, इंद्रजाल इंडियन कंपनी ने बनाया, ग्रैंड रोबोटिक्स ने, इसराइल का मैस 2000 प्लस है आपका। ड्रोन्स के सब एप्लीकेशन है जो आपका मेंस के एंगल से यूज़फुल होगा। ड्रोन रेगुलेशंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आपका, या टेक्नोलॉजी या सिक्योरिटी एंगल में पूछा जा सकता है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप परमिशन लेंगे ड्रोन से उड़ाने से रिलेटेड, ठीक है। ड्रोन इंडिया में इंपोर्ट करना बैन है, केवल उसको मिलिट्री पर्पज़ के लिए या फिर रिसर्च पर्पज़ के लिए इंपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अभी एक ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एआई इन मिलिट्री से रिलेटेड, कहाँ हुई थी, हेग, नीदरलैंड्स में, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कवच AICTE की है, किस चीज़ से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो इसमें कुछ कुछ आपको डेटा पॉइंट्स वगैरह याद रहने चाहिए। जैसे जो टारगेट क्या है कि 5 MMT ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए आपको 125 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगी। अब इसका बेनिफिट्स क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, ठीक है। एक तो ये रेन्यूएबल भी है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, इंपोर्ट डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया काफ़ी फॉसिल फ्यूल्स को इंपोर्ट करता है। इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी, एक्सपोर्ट वगैरह भी हो जाए पाएगा। उसके बाद हम हाइड्रोजन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूल सेल्स में हाइड्रोजन का यूज़ किया जा सकता है। अब चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखिए 125 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी। अब रेन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस ही कर रहे हैं, सारी हम हाइड्रोजन बनाने में यूज़ कर लेंगे क्या। दूसरी बात है इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन इंडिया में काफ़ी वीक है। इलेक्ट्रोलाइजर वो है जो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस करके आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देगा। उसके अलावा वाटर का भी काफ़ी इंटेंसिव यूज होगा, तो जहाँ वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वहाँ पे आप हाइड्रोजन बनाने वाला प्लांट स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अभी आप देखेंगे कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी दिक्कत होती है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कत होती है कि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेट से हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट होता है ना, तो उस हाइड्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, ये दिक्कत होती है बेसिकली। और दिक्कत क्यों, क्योंकि इनफ्लेमेबल है, काफ़ी आग लग जाती है, तो स्टोरेज में भी दिक्कत होती है, तो उसको लिक्विफाई करना पड़ता है, काफ़ी प्रेशराइज्ड फॉर्म में उसको रखना पड़ता है, या फिर एक नई टेक्निक एडजॉर्प्शन की आई है, एडजॉर्प्शन। तो जैसे आप PSA और VSA आप पढ़े होंगे ना, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन या वैक्यूम स्विंग एडजॉर्प्शन, जिसके तहत से O2 बनाते थे, मेडिकल O2 वगैरह बनाते थे। तो एडजॉर्प्शन आपको पता होगा ना कि सरफेस, किसी सब्सटेंस के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है कोई चीज़, तो वो भी पर्टिकुलर मेथड ऑफ स्टोरेज है हाइड्रोजन का, तो उसमें भी अभी जो टेक्नोलॉजी है वो नेसेंट स्टेज में ही है। तो ये सब इशूज़ हैं। अब किस किस तरह का हाइड्रोजन होता है,
ठीक है, तो ये सब डेटा देख लीजिएगा। 5 MMT बनाना है, 100 उसमें 150 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ होगी, 50 MMT कम जनरेशन होगा ग्रीन हाउस गैसेस का, 1 लाख करोड़ का लेट से फ्यूल इंपोर्ट कम हो जाएगा इंडिया का, 6 लाख लगभग एम्प्लॉयमेंट भी, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है वो देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्री के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हाइड्रोजन बनाते के पहले डिसैलिनेशन करेंगे वाटर का, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होगा। और शिप में अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम करते क्या है, बेसिकली उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब हाइड्रोजन ब्लेंडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम से रिलेटेड ये यहाँ पे न्यूज़ है कि अब हरियाणा का पहला जो पावर प्लांट है वो गोरखपुर में आने वाला है, और कुछ कुछ जो नए प्लांट्स आने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे एक आपका चुटका में आएगा मध्य प्रदेश में, फिर आपका एक कोवदा है, कोवदा आएगा आंध्र प्रदेश में, ये कहीं लिखा नहीं वैसे मैं आपको बता रहा, एक जाटापुर है जो आपका आएगा महाराष्ट्र में। अब 3 स्टेज जो न्यूक्लियर पावर का था, तो उसमें अभी इंडिया भी सेकेंड स्टेज में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ कहाँ, अब टोटल 7 प्लेसेस में 22 रिएक्टर्स हैं। इंडिया भी प्रोड्यूस कितना करता है, 6 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी, जो 2% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है। और टारगेट है जो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया प्रोड्यूस करेगा 22 गीगावाट बाय 2031, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज क्या होता है, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होता है, जिसमें ये वाला आप देख लीजिए, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होता है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, यूरेनियम का 235 भी होता है और एक यूरेनियम का 238 भी होता है। तो 238 जो होता है ना फर्टाइल होता है, और 235 फिसाइल होता है, तो ये फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन क्या होता है ना कि फर्स्ट स्टेज में U238 जो होता है ना वो U239 में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, U239 नहीं, प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो यही जब कन्वर्ट हो जाता है प्लूटोनियम 239 में, वही फ्यूल का काम करेगा सेकंड स्टेज में। और सेकंड स्टेज में हम थोरियम 232 भी रख देते हैं, जो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है, जो थर्ड स्टेज में यूज़ किया जाएगा। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होता है, तो यूरेनियम 235 किस में यूज़ हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज में। ये यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में, और यही प्लूटोनियम 239 आपका सेकंड स्टेज में फ्यूल यूज़ होगा। और सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं ना, थोरियम 232 को रख लेते हैं, जो यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनियम 233 फ्यूल हो जाता है आपका थर्ड स्टेज में। ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर हो गया, इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं, इसको प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर बोलते हैं। इसमें हेवी वाटर आपका यूज़ होता है एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। इसमें कूलेंट जो सेकंड स्टेज में यूज़ होता है ना, लिक्विड सोडियम यूज़ होता है, मॉडरेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और फास्ट ब्रीडर इसलिए बोलते हैं, फास्ट क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन काफ़ी फास्ट मूव करता है। अब ब्रीडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना फ्यूल उसमें हम देते हैं उससे ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस हो जाता है फाइनल आउटपुट में। क्यों? क्योंकि आपका लेट से थोरियम 232 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो रहा होता है। क्या क्या चैलेंजेस है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, अब ये मेंस का पार्ट है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऑलरेडी एक मैं मेंस का वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, ठीक है। वर्चुअल पावर प्लांट्स क्या होता है, एक तरह से ये कंट्रोल सेंटर है जो सब चीज़ का एक तरह से देखेगा, क्योंकि बहुत तरह से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सबको कंट्रोल करना जहाँ से करेंगे उसको हम वर्चुअल पावर प्लांट बोल रहे हैं। ट्रीटिएटेड वाटर होता है वाटर जिसमें ट्रीटियम हो, मुओन से एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। लिथियम डिपॉजिट्स यहाँ पे मिल गई आपको रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब लिथियम आपका जो ग्रे मेटल है, लोएस्ट डेंसिटी होता है, रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर, इट डज नॉट अकर एज मेटल इन नेचर, ये सब इसके वेरियस ओर्स हैं, तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। उसके बाद वर्ल्ड में जितना मिलेगा ना उसका 5.7% आपका कहाँ मिल रहा है, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इससे पहले कल मांड्या डिस्ट्रिक्ट था कर्नाटका का जहाँ मिलता था। और लिथियम ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ए अर्जेंटीना, बी बोलिविया, सी चिली। 50% लगभग जो रिजर्व्स है वो आपका साउथ अमेरिका में ही है। और कहाँ कहाँ मिलता है, अभी इंडिया में तो मिला, उसके अलावा चाइना में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, कॉन्गो में मिलता है, कनाडा में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, ठीक है। तो ये अब ज्योग्राफी में है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, तो उसमें मेंस में तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ मिलता है, कितना मिलता है लगभग, तो वो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए।
तो ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया। अब यूज़ कहाँ है लिथियम आयन बैटरी में, उसका फ़ायदा क्या होता है लिथियम आयन बैटरी का, एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है, लिथियम काफ़ी लाइट भी होता है, लिथियम आयन की मोबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। दिक्कत क्या है कि इंडिया में लिथियम मिलता ही नहीं है, थोड़ा लिथियम आयन बैटरी में थोड़ा ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम होती है। और लिथियम का केवल यूज़ आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नहीं होगा, आपका इवन सोलर पैनल्स वगैरह में भी यूज़ होता है, क्योंकि अब सोलर पैनल्स एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसको स्टोर तो करेंगे तो लिथियम आयन बैटरी में ही करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा उसका यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह में बैटरी का भी काम करता है लिथियम आयन बैटरी। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी लिथियम आयन बैटरी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में मिला है तो अब नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज में काफ़ी यूज़फुल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि CO2 इमिशन होगा, वाटर इंटेंसिव होता है लिथियम की माइनिंग। उसके अलावा जो हिमालयस जो रीजन है काफ़ी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, तो ये सब भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब ये डूम्सडे क्लॉक जो है ना, बस ये है कि इस क्लॉक के मार्फत से हम बताते हैं कि वर्ल्ड कितना क्लोज है कि लेट से डिस्ट्रॉय होने से, कि जनरल न्यूक्लियर वॉरफेयर वगैरह का चांस अगर लगता है ना, तो ये इस जरिए हम बताते हैं। तो लगभग 25 वर्ष का इस्तेमाल किया जा चुका है। 1947 में ये डूम्सडे क्लॉक बनाई गई थी। ठीक है, और फिर एमॉर्फस आइस जो होता है ना, क्रिस्टलाइन आइस होता है, एमॉर्फस आइस होता है। एमॉर्फस आइस जनरली आपको जो सेलेसियल बॉडीज़ है, कॉमेट्स वगैरह हो गए ना, उसमें आपको एमॉर्फस आइस ही मिलता है। ठीक है, बात बाकी उतना 5G तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो डायरेक्टली जो PD 365 है, जिसमें अप्रैल से आपका कवर है। जस्ट अभी कुछ टाइम लगेगा।